हेलो, माय नेम इज करण और आज हम डिस्कस करेंगे क्यू। क्यू एक डाटा स्ट्रक्चर है। डाटा स्ट्रक्चर हमारी मदद करते हैं कंप्यूटर की मेमोरी में डाटा को स्टोर एंड ऑर्गेनाइज करवाने में। आज की डेट में कई तरह के डाटा स्ट्रक्चर अवेलेबल हैं, जैसे एरेज, ट्रीज, ग्राफ, लिंक लिस्ट, क्यू, स्टैक और भी कई तरह के डाटा स्ट्रक्चर्स हैं। बट यहाँ पर पॉइंट क्या है कि जब कंप्यूटर की मेमोरी में ही डाटा को स्टोर एंड ऑर्गेनाइज करवाना है तो ये काम हम एक डाटा स्ट्रक्चर की मदद से भी तो कर सकते हैं। क्यों इतने तरह के डाटा स्ट्रक्चर्स को कंसीडर करने की जरूरत पड़ रही है? तो अगर हमें इस पॉइंट को क्लियर करना है तो हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि जब हम कंप्यूटर वर्ल्ड की बात करते हैं तो कंप्यूटर वर्ल्ड में एक दो प्रॉब्लम्स नहीं है। कंप्यूटर वर्ल्ड में हजारों तरह की प्रॉब्लम्स हैं, जैसे सॉर्टिंग, सर्चिंग, मर्जिंग, ना जाने ऐसी कितनी हजारों प्रॉब्लम्स होंगी कंप्यूटर वर्ल्ड में। तो अगर हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं एफिशिएंट वे में, तो हम चाहकर भी ये काम एक डाटा स्ट्रक्चर की मदद से नहीं कर सकते। तो इस वजह से रिक्वायर्ड है कि हमें कई तरह के डाटा स्ट्रक्चर्स की नॉलेज होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हम उन सारी प्रॉब्लम्स का एफिशिएंट सॉल्यूशन जो है वो निकाल पाएंगे। बार बार मैं टर्म यूज कर रहा हूं एफिशिएंट सॉल्यूशन। इसका क्या मतलब है? आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं कि कंप्यूटर वर्ल्ड में जब हम प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो उन प्रॉब्लम्स के हो सकता है कि मल्टीपल सॉल्यूशंस हों। तो उन पर्टिकुलर इतने सारे सॉल्यूशंस में से कौन सा सॉल्यूशन जो है बेस्ट फिट रहेगा? वो सॉल्यूशन जिसमें मेमोरी यूसेज मतलब कि वेरिएबल्स कम से कम यूज किए गए होंगे और जिसमें लाइन ऑफ कोड दोनों ही चीजें जिसमें कम होंगी, वो सॉल्यूशन बेस्ट फिट रहेगा। तो मतलब कि ओवरऑल जिस सॉल्यूशन की कॉम्प्लेक्सिटी कम है ना, वो सॉल्यूशन एफिशिएंट सॉल्यूशन रहेगा। बट उस सॉल्यूशन तक पहुंचा सिर्फ तभी जा सकता है जब हमको डाटा स्ट्रक्चर्स की अच्छी नॉलेज होगी। होगा क्या जब हमें डाटा स्ट्रक्चर की अच्छी नॉलेज होगी? हमारे सामने प्रॉब्लम आएगी, उसको हम समझेंगे, एनालाइज करेंगे और उसके बाद हम बड़ी इजी डिसीजन ले पाएंगे कि भाई कौन सा डाटा स्ट्रक्चर बेस्ट रहेगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और हमारे सामने फिर क्या होगा? एफिशिएंट सॉल्यूशन आ जाएगा। तो आज हमने इस डाटा स्ट्रक्चर पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, वो है क्यू। फिलहाल डायरेक्टली क्यू पर आने से पहले हम यहाँ पर एक डायग्राम की तरफ ध्यान देते हैं। इस डायग्राम में मैंने एक ब्लॉक बना रखा है। आप इस टाइम ये सोच के चलो कि इस ब्लॉक के अंदर सारी कंप्यूटर वर्ल्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। सारी कंप्यूटर वर्ल्ड प्रॉब्लम्स जो हैं वो इस ब्लॉक में हैं। इनमें से कोई भी एक डाटा स्ट्रक्चर चाहकर भी इन सारी प्रॉब्लम्स को एफिशिएंट वे में अकेला सॉल्व नहीं कर सकता। मैं ऑलरेडी आपको ये बात बता चुका हूँ। तो होता क्या है, इसमें से कुछ पोर्शन एरे सॉल्व कर देता है, कुछ ट्रीज, कुछ ग्राफ, कुछ लिंक लिस्ट, कुछ क्यूब और बाकी बचा हुआ स्टैक। तो यानी कि थोड़े थोड़े पोर्शन जो है सॉल्व कर रहे हैं। मतलब कि अब यहाँ पर हम नोटिस करें तो जो ये वाला स्पेस है ना, इस स्पेस में जितने भी प्रॉब्लम्स घूम रही होंगी कंप्यूटर वर्ल्ड से रिलेटेड, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी है क्यू के पास, वो भी एफिशिएंटली। तो अगर हमें इस स्पेस के अंदर घूमने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है तो इसके लिए रिक्वायर्ड है कि हमको क्यू डाटा स्ट्रक्चर की अच्छी नॉलेज हो। अगर ऐसा होगा तो हम इन सारी प्रॉब्लम्स का एफिशिएंट सॉल्यूशन जो है वो बना पाएंगे। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं क्यू। डायरेक्टली क्यू पर आने से पहले मैं आपको एक रियल लाइफ सिनेरियो जो है वो दिखाना चाहूंगा। ये टिकट काउंटर का एग्जांपल जो है मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। यहाँ पर ये जो एग्जांपल है ये शायद आपने अपनी रियल लाइफ में ऑब्जर्व किया हो। होता क्या है, टिकट काउंटर है और यहाँ पे एक लाइन लगी हुई है। इस लाइन में 4 पर्सन इस टाइम खड़े हुए हैं, पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी, पर्सन डी। जो पर्सन ए है वो फर्स्ट पोजीशन पर है और जो पर्सन डी है वो लास्ट पोजीशन पर है। अब इसमें से सबसे पहले टिकट किसको मिलेगी? ए को, क्योंकि ए सबसे पहले आया था लाइन में। और सबसे लास्ट में टिकट किसको मिलेगी? डी को, क्योंकि डी सबसे लास्ट में आया था। अब यहाँ पर कौन सा फंडा जो है वो अप्लाई हो रहा है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब कि जो पहले आएगा उसको सर्विस सबसे पहले मिलेगी। वो फंडा यहाँ पे जो है अप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पर एक चीज आप कंसीडर करके चलो कि एक नया मेंबर जो है यहाँ पर आ गया है, मतलब कि एक नया पर्सन जो है इस लाइन में आ चुका है ई। अब इसके आने से
क्या फर्क पड़ेगा इस लाइन में? क्या इसके आने से फर्स्ट पर कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, फर्स्ट पहले भी ए था और अभी भी ए रहेगा। फर्क जो आएगा वो आएगा लास्ट पे, जो डिफरेंस आएगा वो आएगा लास्ट पे। लास्ट पहले पॉइंट कर रहा था डी को, अब लास्ट पॉइंट करना लगेगा ई को। अब लास्ट जो है वो पॉइंट करेगा ई को, ना कि डी को। तो यहां पे हमें क्या समझ में आया कि जब नया मेंबर लाइन में आ रहा है उसके आने से फर्स्ट वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो फर्क पड़ेगा वो पड़ेगा लास्ट पर। अब यहां पर हम ये समझते हैं कि भाई एक मेंबर लाइन में से जा रहा है, मतलब कि अब एक मेंबर निकल रहा है। सोच के चलो कि भाई ए को टिकट मिल गई, ए टिकट लेने आया था, इसको टिकट मिल गई, अब ए निकल रहा है। तो ए के निकलने से इस लाइन में कहां फर्क पड़ेगा? लास्ट पर कोई डिफरेंस आएगा? नहीं, लास्ट तो पहले भी ई था और अभी भी ई रहेगा। बट ए के निकलने से फर्स्ट में चेंज आएगा। जो फर्स्ट पहले ए को पॉइंट कर रहा था अब वो पॉइंट करने लगेगा बी को, और जो ए है यहां से चला जाएगा अपनी टिकट लेकर। सिंपली यही चीज तो होगी। तो यहां पर हमें समझ में आ रहा है कि जब कोई मेंबर, नया मेंबर लाइन में आ रहा है तो फर्स्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट की वैल्यू में, इसमें जो लास्ट है इसमें अपडेशन हो जाता है। बट जब कोई एग्जिस्टिंग मेंबर लाइन में से निकल रहा होता है, मतलब कि जो ए है, ऑब्वियसली ए ही निकलेगा ना, क्योंकि पहले टिकट इसको मिलनी थी, इसको मिली सबसे पहले टिकट और ये निकल गया। फिर उसके बाद इसके निकलने से फर्क किसको पड़ेगा? फर्स्ट को। लास्ट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्स्ट में अपडेशन होगी यहाँ पे ए के निकलने से। तो ये तो था एक रियल लाइफ एग्जांपल। अब इस एग्जांपल की मदद से हम जो क्यू है उसको समझेंगे कंप्यूटर के टर्म्स में। इस एग्जांपल की मदद से आप बहुत इजीली समझ पाओगे कि भाई जो कंप्यूटर में क्यू का मॉड्यूल है वो किस तरह से वर्क कर रहा है। सबसे पहले हम क्यू के बारे में कुछ टर्म्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक टर्म आएगी फ्रंट, सॉरी फॉर दैट। सेकेंड टर्म है रियर, थर्ड टर्म है मैक्स, फोर्थ टर्म है एम क्यू, फिफ्थ टर्म है डी क्यू। ये 5 टर्म्स हैं जो अभी फिलहाल हमें समझनी है, इनके बारे में हमने पता लगाना है कि ये क्या है। ये क्यू की बेसिक टर्म्स हैं। सबसे पहले है फ्रंट। फ्रंट एक वेरिएबल होता है, ये वेरिएबल लोकेशन होल्ड करता है। लोकेशन किसकी? जो क्यू में सबसे पहले ऑब्जेक्ट होगा ना, जो क्यू का सबसे पहले वाला ऑब्जेक्ट होगा उसकी लोकेशन को होल्ड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्रंट की। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट जो है कर रहा था, मतलब कि जो रोल यहाँ पे फर्स्ट प्ले कर रहा था ना, उसी तरह का रोल जो है फ्रंट वेरिएबल करता है। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सेकंड पॉइंट, वो है रियर। जिस तरह से यहाँ पे लास्ट वर्क कर रहा था उसी तरह से यहाँ पे रियर वर्क करता है। रियर भी लोकेशन को स्टोर करता है उस ऑब्जेक्ट की जो क्यू में सबसे लास्ट में होता है, मतलब जो सबसे लास्ट जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी लोकेशन को होल्ड रखता है रियर, जैसा कि यहां पे हो रहा था। अब यहां पर थर्ड टर्म आती है मैक्स। मैक्स टर्म इंडिकेट करती है कि भाई क्यू में ज्यादा से ज्यादा कितने एलिमेंट्स यानी कि कितने ऑब्जेक्ट्स उसमें आ सकते हैं। अगर मैक्स की वैल्यू 3 है तो मतलब क्यू में मैक्सिमम 3 एलिमेंट्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये मैक्स क्लियर हुआ होगा कि भाई इसका मीनिंग है क्या। एन क्यू, जिस तरह से इंसर्शन होती है, मतलब इंसर्ट जिस तरह का फंक्शन होता है जो किसी वेरिएबल, किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर कोई वैल्यू इंसर्ट करवाने के लिए टर्म यूज करी जाती है, उसी तरह से एन क्यू एक टर्म है जो क्यू में इंसर्शन करवाने के लिए यूज करी जाती है। जो एन क्यू ऑपरेशन है इसकी मदद से हम क्यू के अंदर इंसर्शन करवा सकते हैं, और जो डी क्यू है इसकी मदद से हम क्यू में से एक ऑब्जेक्ट को बाहर निकाल सकते हैं।
मतलब कि डिलीशन करवा सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट की क्यू में से डी क्यू की हेल्प से। तो ये तो फिलहाल वो 5 टर्म्स थी जो बेसिक टर्म्स हैं किसी क्यू के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यू इन एरे, मतलब कि एरे की टर्म्स में जो क्यू है वो किस तरह से रिप्रेजेंट होता है, और उसकी मदद से हम ये सारी टर्म्स अप्लाई करके बहुत अच्छे से समझेंगे। अब यहाँ पे ना आप ये पूरा का पूरा एक ब्लॉक कंसीडर करो। इस ब्लॉक में मैं जो है 3 स्पेसीज जो है बना रहा हूँ, मतलब 3 सब ब्लॉक्स मैंने बनाए। ये है ब्लॉक नंबर 1, मतलब कि इसकी लोकेशन है 1, इसकी लोकेशन है 2, इसकी लोकेशन है 3। तो ये एक क्यू है पूरी की पूरी, रिप्रेजेंट हो रही है एरे के टर्म्स में। ये जो है इंडेक्स वैल्यूज हैं। अब सपोज करके चलो ये आपकी एरे की इंडेक्स वैल्यूज हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे इसको देख के क्या समझ में आ रहा है कि फ्रंट है 0, रियर है 0 और मैक्स है 3। ये तो आपको क्लियर हो चुका होगा 3 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि इसके अंदर इस टाइम मैक्सिमम 3 एलिमेंट्स रखने की कैपेसिटी है, मतलब कि इसकी 3 एलिमेंट इसके अंदर आ सकते हैं, इसीलिए मैंने मैक्स को 3 लिखा है। फ्रंट और रियर को 0 लिखने का कारण ये है कि इस टाइम पूरी की पूरी क्यू एम्प्टी है। इस पूरी क्यू में इस टाइम कोई एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि इस टाइम कोई भी एलिमेंट ना होने की वजह से हमने फ्रंट और रियर दोनों को 0 रख दिया है। तो मतलब कि जब भी फ्रंट और रियर की जो वैल्यू है अगर 0 होगी तो इससे इंडिकेशन ये होगी कि पूरी की पूरी क्यू जो है वो एम्प्टी है। अब यहां पर हम अपना ऑपरेशन अप्लाई करते हैं एन क्यू का। मैं सबसे पहले एन क्यू कर रहा हूं, मैंने करा एन क्यू ए। अब मैंने ये ऑपरेशन परफॉर्म करा, इस ऑपरेशन की वजह से जो ये ए है ये इसके अंदर इंसर्ट होगा इस क्यू में। कहां पर? यहां पर सबसे पहले फर्स्ट लोकेशन पर, यहां पे जो है ए आ जाएगा। इनमें से किस वैल्यू में चेंज आएगा? फ्रंट और रियर दोनों में। फिलहाल ये बात समझने की जरूरत है कि जब भी क्यू में सबसे पहला एलिमेंट जो है वो इंसर्ट होगा तो उस मोमेंट पे फ्रंट और रियर दोनों में एक साथ चेंज आएगा, वो वैल्यू बन जाएगी 1। एक एलिमेंट होने की वजह से इस टाइम फ्रंट भी है और रियर भी है, तो दोनों कौन सी लोकेशन को पॉइंट कर रहे होंगे? फर्स्ट लोकेशन को। दोनों इस टाइम इस लोकेशन को जो है ये दोनों पॉइंट कर रहे होंगे। अब मैं यहाँ पे एक बार और एन क्यू करता हूं। मैंने एन क्यू करा बी, इस बार मैंने एन क्यू करा है बी। तो अब इस कमांड की वजह से क्या होगा, इस क्यू में एक और इंसर्शन होगी। कहां पर? यहां पर। किसमें चेंज आ जाएगा? रियर की वैल्यू में। अब फ्रंट तो वही रहेगा बट रियर की वैल्यू में चेंज आ जाएगा, वो बन जाएगी 2, क्योंकि अब रियर पॉइंट कर रहा है इसको और फ्रंट तो इसी को ही पॉइंट कर रहा है क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट तो यही था। अब यहाँ पर आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी कि जब भी नया नया एलिमेंट एन क्यू होता रहेगा तो अपडेशन आती रहेगी रियर की वैल्यू में। रियर की वैल्यू जो है वो अपडेट होती रहेगी, नई नई लोकेशन जो है वो रियर में आती जाएंगी। अब यहाँ पे एन क्यू कर रहा हूं मैं एक और एलिमेंट। अब इसकी वजह से क्या होगा, एक और इंसर्शन परफॉर्म हो जाएगी इस क्यू में। कहां पर? यहां पर। किसमें चेंज आएगा? रियर की वैल्यू में। रियर की वैल्यू बन जाएगी 3, ठीक है। अब रियर की वैल्यू बन चुकी है 3, फ्रंट की वैल्यू तो 1 ही है। ये 3 बार मैंने एन क्यू कर दिया। अब अगर मैं एक बार और एन क्यू करूं, क्या ये एन क्यू हो पाएगा इस क्यू में? नहीं, ये एन क्यू नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं मैक्स की लिमिट, मतलब कि जो मैक्स की लिमिट थी 3, इससे ज्यादा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं एन क्यू जरूरत से ज्यादा करने की कोशिश कर रहा हूं, मतलब कि लिमिट से ज्यादा करने की कोशिश कर रहा हूं एन क्यू। तो इस मोमेंट पे क्या होगा, मेरे सामने एक एरर आएगी। वो जो एरर होगी उसको कहते हैं ओवरफ्लो की एरर, मतलब कि जो प्रॉब्लम हमारे सामने आएगी वो है ओवरफ्लो की, जो हमें साफ साफ ये बता रही है कि आप क्यू में जो उसकी लिमिट है उससे ज्यादा एलिमेंट इंसर्ट करवाने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम आएगी इस मूवमेंट पे, उस प्रॉब्लम का नाम है
ओवरफ्लो। और ये बात आप याद रखना कि ओवरफ्लो की जो प्रॉब्लम है ना, हमेशा एनक्यू ऑपरेशन के साथ ही आ सकती है, क्योंकि एनक्यू ऑपरेशन ही रिस्पॉन्सिबल होता है इंसर्शन के लिए क्यू में। तो यही ऑपरेशन रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होगा? ओवरफ्लो की प्रॉब्लम के लिए। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकली क्लियर हुआ एनक्यू ऑपरेशन कैसे वर्क करेगा और ओवरफ्लो की प्रॉब्लम क्या है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे डी क्यू के बारे में। ये क्यू ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है, फ्रंट और रियर की वैल्यू ऑलरेडी सेट है, फ्रंट ये है, रियर ये है। अब यहाँ पे मैं डी क्यू करता हूँ। जैसे ही मैंने डी क्यू करा, मेरे सामने क्या निकल कर आएगा? ए। क्योंकि डी क्यू ऑपरेशन हमेशा एलिमेंट को निकालना शुरू करता है और एलिमेंट हमेशा क्यू में से कहां से निकलते हैं? फ्रंट से। जैसे यहाँ पर फर्स्ट से निकल रहे थे, वैसे यहाँ पर फ्रंट से निकलने शुरू हो जाएंगे। फ्रंट पे पड़ा हुआ है ए, मतलब कि फ्रंट की इस टाइम जो वैल्यू है वो है 1, मतलब कि जो अपना इसकी लोकेशन जिसको ये पॉइंट कर रहा है वो है 1, और 1 पर वैल्यू कौन सी पड़ी हुई है? ए। तो ये मेरे सामने जो है ए को निकाल कर दे देगा। किस में चेंज आएगा? फ्रंट की वैल्यू में। अब ये बन जाएगी 2 और ये यहां से निकल चुका होगा। अब अगर मैं एक बार और डी क्यू करूं तो अब मेरे सामने क्या निकलेगा? बी, क्योंकि इस टाइम फ्रंट की वैल्यू जो है वो 2 है, मतलब कि सेकंड मेमोरी लोकेशन को फ्रंट पॉइंट कर रहा है और सेकंड मेमोरी लोकेशन पे क्या पड़ा है? बी। तो यहाँ पर बी मेरे सामने आ जाएगा, ये यहाँ से रेज हो जाएगा और यहाँ पे फ्रंट की वैल्यू में एक अपडेशन आ जाएगा। अब फ्रंट जो है थर्ड मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करने लगेगा। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं फ्रंट और रियर दोनों की वैल्यू सेम है, बट वो जीरो नहीं है, मतलब कि 0 0 जब फ्रंट 0 0 होते हैं तब भी वो सेम होते हैं, बट उस टाइम पे तो ये मतलब होता है कि पूरी की पूरी क्यू एम्प्टी है। बट अगर 0 के अलावा कभी भी फ्रंट और रियर की वैल्यू सेम हुई तो उस मोमेंट पे क्या मतलब है कि क्यू के अंदर एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है। अगर फ्रंट और रियर की वैल्यू हुई 1 1 तो क्यू में एक एलिमेंट है, फ्रंट और रियर की वैल्यू हुई 2 2 तो भी क्यू में एक एलिमेंट है, फ्रंट की वैल्यू हुई 3 3 तो क्यू में एक ही एलिमेंट है। तो अगर मैं यहाँ पे एक बार और डी क्यू करूं तो फ्रंट पे पड़ा हुआ वैल्यू, जो वैल्यू फ्रंट पे पड़ी वैल्यू वो मेरे सामने फिर से आ जाएगी, वो है सी। जो अब फ्रंट 3 को पॉइंट कर रहा था अब वो 4 को करने लग जाएगा, मतलब कि एक इंक्रीमेंट होते जा रहा था ना, तो एक इंक्रीमेंट होके वो 4 बन जाएगा। ये यहाँ से रेज हो चुका होगा कि मैंने यहाँ पे इसको डी क्यू करवा लिया है। अब यहाँ पर आप देखो कि फ्रंट की वैल्यू रियर से भी एक्सीड कर चुकी है, जो रियर की वैल्यू थी ना उससे भी ज्यादा फ्रंट की वैल्यू जो है वो बन चुकी है। तो अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी इस तरह की सिचुएशन आएगी, इस तरह की सिचुएशन पे आपने फ्रंट और रियर दोनों को ही 0 बनाना है, दोनों को ही 0 सेट कर देना है, जिसका मतलब क्या होता है कि पूरी की पूरी क्यू एम्प्टी है। और फिलहाल पूरी की पूरी क्यू एम्प्टी है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब यहाँ पर एक बार और ना मैं डी क्यू करता हूँ, अब पूरी की पूरी क्यू एम्प्टी है, मैं फिर से एक बार डी क्यू ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ तो क्या होगा? क्या कोई एलिमेंट सामने आएगा? नहीं। अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम आएगी वो प्रॉब्लम है अंडरफ्लो की, मतलब कि मैं क्यू में से ज्यादा एलिमेंट से भी ज्यादा एलिमेंट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि पूरी की पूरी क्यू एम्प्टी है ना। अब भी मैं डी क्यू करूंगा तो इसका मतलब क्या है कि मैं उसमें से जबरदस्ती कोई एलिमेंट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ जो उसमें है भी नहीं। तो यहां पे प्रॉब्लम आ जाएगी इस मोमेंट पे, अंडरफ्लो की, ये प्रॉब्लम आएगी। तो यहां पे हमें समझ में आ रहा है कि भाई अंडरफ्लो की जो प्रॉब्लम है वो जुड़ी किसके साथ हुई है? डी क्यू के साथ, क्योंकि डी क्यू ही रिस्पॉन्सिबल होगा अगर अंडरफ्लो की प्रॉब्लम आ रही है तो ये तो था हमारा एक बेसिक सिनेरियो क्यू का, वो भी एरे के टर्म्स में। हमने यहाँ पे 2 प्रॉब्लम भी डिस्कस करी, ओवरफ्लो और अंडरफ्लो की, और एनक्यू और डीक्यू ऑपरेशन को प्रैक्टिकली भी इंप्लीमेंट करा, और यही पता लगा हमें कि फ्रंट और रियर की वैल्यूज में और किस तरह से अपडेशन आता है।
कांस्टेंट रहती है तो सिर्फ मैक्स की वैल्यू, जो हमें इंडिकेट करती है कि पूरी क्यू का इस टाइम क्या साइज है, मतलब कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें मैक्सिमम आ सकते हैं। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यू इन लिंक लिस्ट, मतलब कि लिंक लिस्ट की टर्म्स में क्यू कैसे रिप्रेजेंट होता है। जो लिंक लिस्ट है ना, थोड़ा सा मेमोरी जो है वो ज्यादा लेती है एज कम्पेयर टू एरेज, क्योंकि जो लिंक लिस्ट में एक नोड होता है ना, वो दो चीजों को पैरेलली सपोर्ट करता है, मतलब कि इन्फो पार्ट भी होता है उसके अंदर, इंफॉर्मेशन जिसके अंदर स्टोर होती है, और दूसरा उसके अंदर नेक्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर करने की जगह भी होती है। एरे में ये चीज नहीं होती कि भाई वो दूसरे नोड का भी एड्रेस स्टोर करे, तो यहाँ पर थोड़ी सी मेमोरी एक्स्ट्रा यूज होती है उस एड्रेस को स्टोर करवाने के लिए। बट जो लिंक लिस्ट है कई जगह पर बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, उसका जो यूसेज है ना लिंक लिस्ट का, वो कई जगह एफिशिएंट है एरे से ज्यादा, इस वजह से हम लिंक लिस्ट को कंसीडर करते हैं। तो थोड़ा सा हम लिंक लिस्ट की टर्म्स में क्यू को समझेंगे। यहाँ पे आप एक जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसको थोड़ा सा कंसीडर कर दो। यहाँ पे इस टाइम पूरी क्यू एम्प्टी है, कुछ है ही नहीं, मैंने कोई ऑपरेशन ही नहीं परफॉर्म करा, कुछ इंसर्शन ही नहीं करी, पूरी की पूरी क्यू एम्प्टी है। तो फ्रंट और रियर दोनों के अंदर नल होगा, मतलब वो किसी भी नोड को पॉइंट नहीं कर रहे, मतलब उनके अंदर किसी भी नोड का एड्रेस नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे एनक्यू परफॉर्म करूं, होगा क्या, रियर और फ्रंट दोनों के अंदर एक नोड का एड्रेस आएगा, ये नोड बनेगा, इस नोड के पॉइंटिंग जगह पर नल होगा और यहाँ पे ए आ जाएगा, तो इसको पॉइंट किया जाएगा। और इस टाइम फ्रंट और रियर दोनों ही ये होंगे, मतलब कि दोनों ही किसको पॉइंट कर रहे होंगे, इस नोड को। दोनों के अंदर एड्रेस किसका होगा, इस नोड का, फ्रंट में भी रियर में भी। बट अगर मैं एक बार और एनक्यू करूं, अब क्या होगा, अब यहां पर चेंज आएगा, फ्रंट तो वही का वही रहेगा, मतलब फ्रंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फ्रंट तो जो है वो इसी नोड को पॉइंट करेगा। बट रियर में अपडेशन आ जाएगा, रियर जो है वो अब इस नोड को पॉइंट करने लगेगा, मतलब रियर के अंदर अब जिस नोड का एड्रेस होगा वो नोड है ये, अब रियर में इस नोड का एड्रेस होगा और फ्रंट में इस नोड का एड्रेस होगा। तो आपको ये बात क्लियर हुई यहाँ पे कि मैं क्या कह रहा हूं। अब यहाँ पे मैं एक और एनक्यू ऑपरेशन परफॉर्म करता हूं सी वैल्यू के लिए। यहां पर क्या होगा, फ्रंट तो वही का वही रहेगा, फ्रंट में चेंज नहीं आएगा, चेंज आएगा रियर में, रियर में अपडेशन होगी। अब जो रियर है वो ये नहीं रहेगा, अब जो रियर है वो इसको पॉइंट करेगा, मतलब अब रियर के अंदर जिस नोड का एड्रेस होगा वो नोड है ये, फ्रंट के अंदर जिस नोड का एड्रेस है वो है ये, रियर के अंदर जिस नोड का एड्रेस है वो है ये। अब यहां पर मैंने तीनों एलिमेंट्स को जो है मैंने जितने एनक्यू करने थे मैंने कर लिए। अब यहां पर मैं डी क्यू परफॉर्म करूंगा। जब मैं डी क्यू परफॉर्म करूंगा, यहाँ पे एक बार मैं नोटिस करवाता हूं आपको यहाँ पे कि मैंने ए बी सी इस तरह से एलिमेंट डाले थे, पहले ए फिर बी फिर सी। अब जब मैं डी क्यू कर रहा हूं तो कौन सा नोड मेरे सामने निकल कर आएगा, मतलब किस नोड की वैल्यू मेरे पास आएगी, जो फ्रंट में पड़ा है, जिस नोड का एड्रेस फ्रंट में है ना उस नोड की वैल्यू मेरे पास जो है यहाँ पे निकल कर आ जाएगी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए आएगा मेरे पास निकल के। फिर होगा क्या, फ्रंट की वैल्यू में अपडेट होगा, फ्रंट की वैल्यू जो पहले इस नोड को पॉइंट कर रही थी वो अब पॉइंट करेगी इस नोड को। फ्रंट के अंदर जिस नोड का एड्रेस अब होगा वो नोड है ये। तो अगर मैं एक बार और डी क्यू ऑपरेशन अप्लाई करूं तो क्या होगा, तो मेरे पास अब फ्रंट के अंदर जो नोड का एड्रेस है वो है ये, और इस नोड के अंदर जो इन्फो पार्ट है वो है बी, तो बी मेरे सामने निकल कर आ जाएगा। और यहां से
फ्रंट में फिर से एक अपडेशन आ जाएगी, फ्रंट जो है वो अपडेट होके क्या हो जाएगा, इस नोड का एड्रेस, मतलब कि इस नोड का एड्रेस फ्रंट में चला जाएगा। अब अगर मैं एक बार और डीक्यू कर लूं, अब क्या होगा, यहां पे ना फिलहाल आप चीज देखो कि फ्रंट और रियर दोनों के अंदर एक ही नोड का एड्रेस है, मतलब दोनों की वैल्यू सेम है। तो इसका मतलब क्या होता है कि पूरी क्यू में एक ही एलिमेंट है, और रियलिटी में फिलहाल यहाँ पे एक ही एलिमेंट है। अब मैं यहाँ पे डी क्यू कर रहा हूं फिर से, तो होगा क्या, फ्रंट के अंदर जिस नोड का एड्रेस है उस नोड की इन्फो पार्ट मेरे सामने निकल कर आ जाएगा, और यहां से ये भी हट जाएगा। अब फ्रंट फिर से कुछ फर्दर अपडेट होगा, और मैंने आपको बताया जब भी फ्रंट फर्दर अपडेट होगा, रियर से ज्यादा हो जाएगा, तो उस मूवमेंट में हमको क्या करना है, फ्रंट और रियर दोनों को 0 बनाना है, जो कि साफ साफ ये इंडिकेट करते हैं कि पूरी की पूरी क्यू एम्प्टी है। बट लिंक लिस्ट के टर्म में इसको नल कह देते हैं हम, कि अब रियर और फ्रंट की अंदर जो होगा वो नल चला जाएगा, जो साफ साफ इंडिकेट कर रहा होगा कि पूरी की पूरी क्यू जो है वो एम्प्टी है। अब यहां पर देखो कि हमने एलिमेंट्स डाले किस तरह से थे, ए बी सी करके, आए किस तरह से हैं, ए बी सी, मतलब कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का फंडा यहाँ पे चल रहा है। जो पहले आया वो पहले निकला, जो उसके बाद आया वो उसके बाद निकला, फिर जो उसके भी बाद में आया था वो उसके बाद निकला। तो ये तो हमारी लिंक लिस्ट में रिप्रेजेंटेशन थी क्यू की। अब हम जो बात करेंगे वो है क्यू की एप्लीकेशन की। क्यू अप्लाई कहाँ कहाँ होती है, मैक्सिमम जो एप्लीकेशन है ना वो क्यू की, वो एक शेयर्ड रिसोर्स पर अप्लाई होती है। शेयर्ड रिसोर्स मतलब जिस पर मल्टीपल यूजर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं उस पर्टिकुलर रिसोर्स को एक टाइम पर इस्तेमाल करने के लिए। जैसा कि यहाँ पे हो रहा है, मैंने एग्जांपल पहले ही बना के रखा हुआ है। यहाँ पे एक शेयर्ड प्रिंटर है ये, और 4 यूजर्स हैं ए बी सी डी, चारों के पास राइट है इस प्रिंटर को एट अ टाइम यूज करने का। तो अब ए ने कमांड दे दी प्रिंटिंग की, प्रिंटर ने एक्सेप्ट करी और प्रिंट करना शुरू कर दिया, और इतने ही टाइम में बी ने भी रिक्वेस्ट कर दी प्रिंट की। अब यहां पर क्या होगा, क्या वो बी का भी प्रिंट बीच में से निकालना शुरू कर देगा? नहीं, वो बी की रिक्वेस्ट को ये क्यू में डाल देगा इस तरह से, और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद सी ने भी कर दी कि भाई मुझे भी प्रिंट निकालना है, तो फिर वो सी की रिक्वेस्ट को भी क्यू में डाल देगा, और फिर डी ने भी थोड़ी देर के बाद रिक्वेस्ट कर दी प्रिंटिंग की। इतने में अभी ए की प्रिंटिंग खत्म ही नहीं हुई कि इन तीनों ने रिक्वेस्ट कर दी है, तो इन तीनों की रिक्वेस्ट क्यू में चली जाएगी। तो होगा क्या, ए नहीं क्यू में होगा, ए क्यू में नहीं है, ए तो इस टाइम प्रोसेस हो रहा है, प्रिंटर इसको इस टाइम प्रोसेस कर रहा है। क्यू में डाला किसको, उसने बी सी डी को। अब जब यहाँ पे ए की प्रोसेसिंग खत्म हो चुकी होगी, मतलब ए की पूरी प्रिंटिंग जो है कंप्लीट हो चुकी होगी, फिर प्रिंटिंग की बारी आएगी बी की, फिर बी की जब प्रिंटिंग खत्म हो जाएगी बारी आएगी सी की, और जब सी की प्रिंटिंग खत्म हो जाएगी फिर बारी आएगी डी की, और डी की प्रिंटिंग खत्म होते ही पूरी क्यू खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो जो क्यू में सबसे पहले आया था ना बी, उसकी सर्विस जो है इसने सबसे पहले दी, इसको सर्विस सबसे पहले दी, फिर उसके बाद उसने सी को दी, फिर उसके बाद उसने डी को दी। यहाँ पे भी जो फंडा अप्लाई हो रहा है वो कौन सा है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का। और भी कई तरह की एप्लीकेशन है क्योंकि जैसे कि मीडिया प्लेयर है। अब मीडिया प्लेयर में आपको 10 सॉन्ग प्ले करने हैं, वो एक साथ तो प्ले होंगे नहीं, एक प्लेलिस्ट बन जाएगी। तो जो सॉन्ग आपने अपनी प्लेलिस्ट में सबसे पहले नंबर पे रखा होगा वो सबसे पहले प्ले हो जाएगा, सबसे लास्ट में कौन सा सॉन्ग प्ले होगा जो सब क्यू में सबसे लास्ट में पड़ा हुआ होगा। That's all about today's lecture. I hope you like it. Thanks for watching. Have a good time.